बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। 5वां रोज़ा है और बड़ी तेज़ी से रोज़े गुजरते चले जा रहे हैं। पहला अशरा है, रहमतों का अशरा है। अल्लाह ताला की रहमतें समेटे हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी आप लोगों से इल्तिजा भी ये है कि जब भी खुसूसी इबादत का एहतमाम करें, ख़ास तौर पे अपने मुल्क के लिए स्पेशली दुआ करें, क्योंकि रात के टाइम में एक ज़बरदस्त मंज़र होता है मसाजिद में नमाज तरावी का, क्योंकि एहतमाम किया जाता है। सो ये सिर्फ इसी महीने में ही है। सो आप लोगों से इल्तिजा ये है कि सब लोग सबसे पहले अपने मुल्क के लिए दुआ करें और इसके साथ साथ अपने साथ जुड़े लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत भी होगी, आसान भी होगी। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। आगाज़ में हमने सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करना है जी। हमारे पास आज खबरें कौन सी हैं? सबसे पहले आज की पहली खबर, लाल प्याज के दाम सुनकर सारिफ के गाल लाल होने लगे। घी भी सस्ता करने के बजाय 15 रुपए महंगा कर दिया। पंजाब में एयर एम्बुलेंस की फराहमी का मामला। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 1 हेलीकॉप्टर और 2 हवाई जहाज खरीदने का फैसला। लेस्को अफसरान की FIA के साथ बैठक। बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। और एक्साइज का डिफॉल्टर गाड़ियों पर स्टिकर चस्पा करने की मुहिम का आगाज। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और इसके साथ साथ आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ चलेंगे। माफिया का गठजोड़। माफिया का गठजोड़ है, इंतजामिया क्यों नहीं गठजोड़ करी, सवाल ये है। चलेंगे तो सवाल हम अपने रिपोर्टर्स से पूछ लेंगे। CM साहिबा ने बड़ी उम्मीद रमज़ान के स्टार्ट में दिलवाई थी, जब इतनी बड़ी लीड मैंने पढ़ी थी कि जो माफिया है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनको कैद भी होगी, उनको जुर्माने भी होंगे। सो आज 5वां रोज़ा है। बावजूद इसके आप देखें कि प्याज 300 रुपये और घी सस्ता करने की खबर आई थी, ये 15 रुपये महंगा हो गया। आमिर भाई, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। देखिए, माफिया का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करना है तो फिर आपको सारों को लेना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपके ताजर हीरा अंदोज शामिल नहीं है, इसमें आपकी इंतजामिया शामिल है। मुझे बताएं कौन सा DC है या कमिश्नर है? पकड़ने वाले लोग हैं आप, उनको नहीं, वही माफिया है, वही माफिया है। ये मैं हमेशा जब भी आप तजावजात में बात करती हूँ तो मैं कहता हूँ पैसे कौन ले रहा है। वो कह रहे हैं ऊपर तक पैसे जाते हैं तो कैसे जाते हैं। ये किसको नहीं पता कि प्याज कहाँ पे स्टोर होएगा, कौन कौन से कोल्ड स्टोरेजेस हैं जहाँ पे सब्जियाँ और प्याज को स्टोर किया जा सकता है, फल स्टोर किए जा सकते हैं। अगर आपको सब पता है, असल में बात वही है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है और राहजनों के सब ठिकानों की। तो हमें जब खबर है, जब आपके DC को, कमिश्नर को, आपके पुलिस को, आपके तमाम अदारों को ये खबर है कि कहाँ कहाँ पे स्टोरेज होती है। देखिए, निगरान हुकूमत के दौर में भी एक वक्त आया था जब रेड्स की गई थी, निकाले गए थे, गोदामों में से चीनी निकाली गई और वो चीनी जो बाहर स्मगल होती थी उसको रोका गया था। तो ये गवर्नमेंट भी कर सकती थी। मसला ये है कि मरियम बीबी जो है, बावजूद कि वो अच्छा काम करना चाहती है, मैं ये कह रही हूँ वो काम कर भी रही हैं आमिर भाई, काम करना चाहती है, कर नहीं रही। वो एक अलग कहानी है। वो रमज़ान पैकेज दिया लेकिन भोंडे अंदाज से दिया। उसमें अपने वालिद की तस्वीर लगा दी। वजह बताएं ना कि क्या वजह थी कि तस्वीर लगाने की। आप गरीब तक उसका चीज़ पहुँचाएं, खत्म, दैट्स इट। मैंने पहले भी कहा था किसी की इज्जत नफ्स के साथ ना करें और अपनी प्रमोशन भी ना करें। मैं आपसे, आपका काम आपकी प्रमोशन होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिवायत रही है आमिर भाई, आपने अपनी तशहीर साथ अगर आप रवायती हुक्मरान अपना लेबल लगाना होता है, हर दौर में आप होता है। रवायती हुक्मरान हैं तो फिर आप रवायती हुक्मरान के तौर पे ही रहेंगी। आप अपना नाम उस तरह से नहीं बना पाएंगे जिस तरह से मोहसिन नकवी ने 14-13 माह में बना लिया। फिर आप रवायती हुक्मरान ही हैं। फिर आप वो काम जो करना चाहती हैं वो आप सिविल वो सियासतदान है सिविल सेक्रेटेरिएट में परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब के साथ बैठ के करना चाहती हैं। ये निकलने वाला काम था, रमजान निकलने वाला महीना था। आप निकलती, आप निकली जरूर है, अभी भी टाइम है, आप निकली जरूर, लेकिन आप कहाँ गई? आप एक आध मॉडल बाजार में चली गई, खवातीन के साथ गले मिल लिया, हाथ में ला लिया, ये पूछ लिया चाट में मिली डालती हो नहीं डालती। बड़ा अच्छा जस्टर है। अवाम को, अवाम के नुमाइंदे को अवाम में होना चाहिए। लेकिन असल निकलना यह था कि आपकी तमाम इंतजामी मशीनरी आपकी मीटिंग्स की बजाय इस वक्त ढूंढ रही होती कि प्याज कहाँ पड़ा मौजूद होती। ठीक। और प्याज निकाल कर सस्ते दामों उसको बकवा रही होती।
एक प्याज का इशू है ना इस वक्त। अच्छा, इशू भी एक बताया गया। मैंने अना अभी फोन कह रहे हैं किया, जी गैर मुतवक्का बारिशों की वजह से 80% प्याज की फसल ये तबाह सारा हो गई। ड्रामा है। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एलपीजी की कीमत ऊपर जा रही थी, तो ये कहा गया कि जी क्योंकि सैलाब आया था बलूचिस्तान में, तो जो वहाँ से गैस आती थी एलपीजी समुंदर के रास्ते, ग्वादर के रास्ते, मेरी एलपीजी के उसके सदर के साथ बात हो गई। मैंने फ़ोन कर लिया उसको, मैंने चेक करना था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या मसला क्या है? कहते सब ड्रामा कर रहे हैं। देखें जो आपका जनूबी पंजाब है उसमें तो गैस जो है बनती है, खुद मुल्तान के करीब जो एक हमारी रिफाइनरी है वहाँ गैस बनती है, वो तो बलूचिस्तान से नहीं आ रही, वो महंगी क्यों कर रहा है? कहता आपने पकड़ा उसको। अब देखें जब आप लोगों तक पहुंचते हैं ना, फिर पता चलता है कि ये बारिशों का असर नहीं है। आप कराची में प्याज 200 रुपए में बिक रहा है, लाहौर में क्यों 300 रुपए में बिक रहा है? सही। और प्याज आपके पास स्टोर है, प्याज एक ऐसी सब्जी है। एक मसला, इस मसले का एक और भी हल है कि अगर ये ताजर या ज़खीरा दोस्त आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, या जो करप्ट माफिया आपस में गठजोड़ कर लेती है, इंतजामिया के साथ गठबड़ जोड़ कर लेते हैं, तो सार्फिन की भी सोसाइटियाँ होनी चाहिए। जो चीज़ महंगी है सार्फिन लेना बंद कर दे, अगर गोश्त महंगा होता है सार्फिन खाना बंद कर दे, गोश्त को और मुतबादल उसके मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। प्याज महंगा होता क्या सब्जी, प्याज कोई चीज नहीं है जो प्याज के बगैर बनती है, वही ना। लेकिन इस तरह सार्फिन की सोसाइटियाँ भी होनी चाहिए, बाइकआउट उस चीज़ का करना चाहिए। चलो प्याज का तो मसला है, तो गोश्त का तो मसला नहीं है, गोश्त का तो बाइकआउट किया जा सकता है, और भिंडी अगर महंगी होती है उसका भी बाइकआउट किया जा सकता है। मैंने अभी फोन किया सब्जी वाले को, हाँ जी, और मैंने उसको कहा जी मुझे घिया दे दो, तो उसने बताया उसने 300 रुपए किलो। तो मैंने कहा इसमें से सोना निकला है? कहता जी आप ना खाएं। उसने भी यही कहा, उन्होंने कहा जी आप ना खाएं। देखिए जब आप रोक नहीं पाते हैं, आपका कमिश्नर ने सिर्फ उसको क्या कहते हैं खानापुरी के लिए एक आध दफा जाके जी मैं रेट देख रहा हूँ, बनाने जाते हैं, भाई काम नहीं करने जाते, वो तस्वीरें बनवाने जाता है, उसका काम यही है कमिश्नर का। ना उसने तजावजात पे काम किया, ना उसने ये महंगाई पे काम किया। मुझे बताएं फिर हमारी इंतजामी मशीनरी कहाँ है और क्यों हम इसको, ये इंतजामी मशीनरी फेल है तो ये सब कुछ हो रहा है, और इस इंतजामी मशीनरी को सीएम साहिबा ने ठीक करना है। देखें ये मरियम खुद निकले, परवेज रशीद को दूसरी तरफ निकालें, मरियम औरंगजेब को तीसरी तरफ निकालें, सानिया आशिक को चौथी तरफ निकाले। ये 4-5 जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ये 4-5 लोग जो बहुत इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी उनका बहुत इख्तियार है, लोगों को पता है, इंतजामी मशीनरी को पता है, ये अलग अलग निकले तो कोई बात बने। मुझे ये अगर आप एक जगह जाएंगी 4-5 लोग चलिए तो सजेशन हो गई अगर वज़ीर आला ने सब कुछ काम करना है तो फिर इंतजामिया कहाँ गई? अब वज़ीर आला ने अगर काम करना है तो ये काम इसी डीसी लेवल तक हो होना चाहिए, कमिश्नर तक या चीफ सेक्रेटरी तक या वज़ीर आला तक। बेसिकली ये काम सीएम साहिबा का है। अभी देखे चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर रहा है रमजान बाजार के हवाले से, डीसी की मीटिंग कर रहा है, तो डीसी खुद क्या कर रहे हैं, एसी खुद क्या कर रहे हैं, और जो बल्दिया के अफसरान क्या कर रहे हैं, तहसीलदार क्या कर रहे हैं, उन्होंने खुद काम क्यों नहीं किया? चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला अगर सब मीटिंगें करनी है तो फिर इंतजामिया कहाँ गई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब सीएम साहिबा रोजाना की रिपोर्ट तो ले देखें तो इंतजामिया में कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। मुझे ये बात समझा दे, रमजान बाजारों में 300 रुपए वाला प्याज जो है 150 में दस्तयाब है, वाकई ऐसा है? मुझे नहीं पता ये रमजान बाजार है कहाँ। जी बिल्कुल, मैं वही रमजान बाजार लगे नहीं है के मुताबिक तो रमजान बाजार लगे नहीं है, और मॉडल बाजार लगे हैं, और वहाँ पे वाइट प्याज जो है जो बाहर से दरामद शुदा कहता था वो सस्ते दामों अवेलेबल है, जो कि एक दफ़ा घर आया था तो घर वाली ने वापस भिजवा दिया। उन्होंने कहा इसको वापस भिजवा, मुझे वो वाला प्याज जो हमारा देसी प्याज है लाल वो मंगवा के दे। तो मुझे जब तक आप उसकी स्मगलिंग नहीं रोकेंगे, आपने ऐलान तो किया, क्या स्मगलिंग रुक गई? क्या चेकिंग शुरू हुई? कितने ट्रक कितने ट्रॉलर्स आपने पकड़े बॉर्डर्स के ऊपर? आपके बैन सूबाई बॉर्डर्स भी हैं और आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं, वहाँ पे कितना प्याज पकड़ा? मुझे बताएं, आपके साथ का मुल्क है पंजाब, इंडियन पंजाब, उन्होंने पिछले 10 साल से पाबंदी लगाई हुई है प्याज की बाहर बरामद पे और स्मगलिंग। हम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते। हमने अभी ऐलान भी किया, लेकिन ऐलान बहुत लेट किया, बहुत देर से किया, तखीर से किया, जिसकी वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी आया। मेरा ख्याल है अभी जो हमारे निगरान वफाकी वजीर हैं दाखिला, वो इस पर तवज्जो देंगे तो शायद कुछ काम बने, एजेंसीज की ड्यूटीज लगाएं कि ये जो स्मगलिंग है इसको रुकवाएं, और ये जो प्याज बरामद करने वाला मामला है ये तो इसको बिल्कुल बंद करें। बिल्कुल ऐसा। हम प्याज अपना बरामद ना करें तो हमारे पास वाफर प्याज मौजूद है, और ये जो बारिशों का बहाना है ये सिर्फ
लोगों को लूटने का एक बहाना सही कह रहे हैं है आप। कि वहाँ पे बारिश हुई है। अच्छा, आपने लोगों को लूटने की बात की है। थैंक गॉड रात को तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था, तो जब मैंने देखा कि पेट्रोल के हवाले से खबर चल रही है, मैंने कहा, मैं तो परेशान हो गई थी कि महंगा हो गया, लेकिन चले पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है। ओगरा ने नोटिफिकेशन के बगैर ही LPG 30 रुपये किलो महंगी कर दी है। एक तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें महंगी, सेकंड ये वो चीज़ है जिसके वाकई इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। गैस नहीं आ रही है, जिन लोगों के पास गैस की सहूलत ही मौजूद है, उन्हें ये चीज़ भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, ओगरा ने 30 रुपए का ज़्यादा महंगी कर दिया, लेकिन जो मार्केट में जाए तो इससे हाँ, ज़्यादा वहाँ महंगी पर और जो ब्लैक में जो है वो बिक रही है। जो LPG लोग महंगे दामों पर ले रहे हैं, वो बेचारे मजबूर हैं कि गैस आती नहीं है घरों में, और गैस के जो उसके लोड शेडिंग है वो जारी है, और लोग LPG लेने जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी जाती है। फिर वो जो उनका मीटर होता है, वो मीटर में आना गड़बड़ करते हैं, वो मीटर यानी कि कम तोलते हैं, उसमें मेजरमेंट जो होती है ना, उसमें भी गड़बड़ कर लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये भी शिकायत आती है, उसमें भी मेजरमेंट में गड़बड़ कर लेते हैं, फिर देते बहुत ज़्यादा महंगी हैं। फिर आयरोज जो ये बगैर ओगरा के नोटिफिकेशन के आयरोज जो ना, वो जो जो गैस डीलर LPG के बैठते हैं और कीमत बढ़ा देते हैं। और जो आपका एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए, गवर्नमेंट को ना ये प्राइवेट कंपनीज को देना चाहिए। अब ये जगह जगह जो LPG के बरूद खाने बने हुए हैं, इसको तो ख़त्म होना चाहिए। जो कैसे साहब वाली शिकायत है कि कम तोलते भी हैं और उनके पास सेफ्टी मेजर्स भी कुछ नहीं है, ये बंद होनी चाहिए। कंपनीज के साथ दुनिया के कई मुल्क हैं। मैं कतर में था, तो कतर में हम देखते थे कि वो बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड ट्रक बने हुए हैं जिनके ऊपर सिलेंडर्स जो हैं उनको फिक्स किया जाता है, वो आपस में नहीं है। और यहाँ पे मैं 3 दिन पहले इफ्तारी के लिए जा रहा था, तो मेरे आगे जो पिकअप थी उसका सिलेंडर आपस में इस तरह से गिर के टकरा रहा था। अब मुझे बताएं वो कितना ख़तरनाक चीज़ है। अगर उसमें गैस अलर्ट से तो वो तो फट सकता है, चलती फिरती। अच्छा, वहाँ पे जो कतर में हमने देखा था वो सिस्टम ऐसा था कि उसमें आपको कंपनीज थी, कोई जगह जगह बैठकर, जिसने तूरी वाली दुकान है, कोई टाल है, कोई कोयले वाली दुकान है, कोई पेट्रोल वाली दुकान है, उसने भी LPG का वो एक लगाया हुआ है सिलेंडर सा, उसके साथ वो पंप लगाता है और वो तोल तोल के बेची जा रहा है। इसको ख़त्म करना भी इंतजामिया का काम है। गवर्नमेंट को कानून साजी करनी चाहिए और बड़ी कंपनीज को, जैसे किसी ज़माने में, अब नाम तो नहीं मैं लूँगा, फिर आप कहेंगे एडवर्टाइज का चला जाता है, उस तरह की कंपनीज को घरों में सिलेंडर्स प्रोवाइड करने चाहिए। वो उसमें आप सेफ्टी मेजर्स भी देख सकते हैं, सिलेंडर्स के क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आप ये जो हादसे हैं पिछले 4 दिनों में 39 लोग जो हैं अपनी जान से गए हैं। हमारे मुल्तान में ही 9 लोग जो हैं वो मुजाहबक हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ ये चीज़ें अगर देख ली जाए, कंपनीज को ये ठेका दे दिया जाए, कंपनीज प्रोवाइड करें, लोगों को घरों में जाकर गैस प्रोवाइड करें, मुमकिन नहीं है। वो माफिया किधर जाएगा जो पैसे ले रहा है। जहां से हमने बात शुरू की थी वहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ चलेंगे जी। और ख़बर ये है जी, एयर एम्बुलेंस जो है सर्विस, उसके लिए जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है। ये 2-3 दफ़ा खबर आई है और मुझे हमेशा पढ़ना इसलिए अच्छा भी लगता है और मैं चाहती भी हूँ कि ये लाजमी हो, क्योंकि हमने गुज़श्ता बार में भी सुना, लेकिन इस पर अमल दरामद में रुकावटें क्या क्या हैं, क्यों अब तक अमल नहीं हो पाया, इतना मुश्किल क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। खोकर साहब जी बिल्कुल, ये पिछली हुकूमत जो है उन्होंने मनसूबा बनाया था कि 2 जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर जो है वो ख़रीदा जाएगा एयर एम्बुलेंस के लिए, और रेस्क्यू 1122 जो है उसका ये प्रोजेक्ट था, रेस्क्यू 1122 का, और बाकायदा तौर पर इसकी अप्रूवल भी हुकूमत ने दे दी थी, लेकिन फ़ंड अभी तक जारी नहीं हुए थे। अब अल्लाह करे कि फ़ंड जारी हो जाए, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इसका क्रेडिट ले रही है कि एम्बुलेंस सर्विस हमने शुरू कर रहे हैं और जहाज़ भी हम एयर एम्बुलेंस के लिए खरीद रहे हैं। ये पिछली हुकूमत का मनसूबा था, पिछली हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि जिनका ये मनसूबा था। अब मौजूदा हुकूमत को सिर्फ यहाँ तक क्रेडिट फंड जारी हो, ये फंड जारी कर दे, बस ये इसका काम है मौजूदा हुकूमत का, ताकि जल्दी जल्दी ये मनसूबा जो है ये शुरू किया जा सके और जो गरीब पेशेंट जो वो लाहौर नहीं पहुंच सकते उनका इलाज हो सके। और इसका एक और हल भी आ रहा कर भी लेते हैं तो किसी गरीब को इसका फायदा पहुंचेगा भी या नहीं। आमिर भाई देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने भी कहा कि ये अच्छी खबर है। इससे ज़्यादा बेहतर तो ये था कि हम मुख्तलिफ जगहों पे ट्रामा सेंटर्स बनाते। देखिए, आपकी जितनी हाईवेज़ हैं, आपकी जितनी मोटरवेज़ हैं, उसमें आप अगर ट्रामा सेंटर्स बना दें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इर्द गिर्द के देहात के, छोटे कस्बात के, शहरों के, अच्छा स्टाफ वहाँ पे होए, अच्छी सरकारी एम्बुलेंसेज मौजूद हों। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है तो उन मरीजों को तेज रफ्तारी के साथ होना चाहिए, लेकिन एयर एम्बुलेंस नहीं एयर एम्बुलेंस। आप मुझे बताइए एयर एम्बुलेंस से क्या? एक मिनट, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो कहा बहुत अच्छी खबर है, आपने भी कहा अच्छी खबर है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छी खबर है।
लेकिन ये जो पैसा है, इससे पहले करने का काम क्या था कि ट्रॉमा सेंटर्स बनते। आपको पता है आपके रोड एक्सीडेंट्स में कितने लोग मर जाते हैं, इसलिए तो उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया नहीं जा सकता। करीब कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं होता जहाँ पे हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं देहात में, गाँव में। जहाज के आने में जाने में आपको टाइम लगेगा, ट्रॉमा सेंटर पहुंचने में आपको 15 मिनट लगेगा। गवर्नमेंट की अगर मैं मिसाल दूं, उन्होंने कम बजट में कितना कुछ किया है, तो ये तो गवर्नमेंट जो है अभी ये आप दोनों चीजें कर आप सकती है, अट्रैक्ट हो रही हैं, आप अट्रैक्ट हो रही हैं जहाज से, हेलीकॉप्टर से हो जाए, मुझे इससे कोई इतराज ही नहीं है। मैं क्यों होता हूँ रोकने वाला किसी के जहाज को, किसी के हेलीकॉप्टर को? ना रोके। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि गरीबों को उसका फायदा देखिए, गरीबों का फायदा क्या है कि आप जितनी हाईवेज हैं उन पर जैसे सराय बनाई जाती थी किसी दौर के अंदर, शेरशाह सूरी के दौर के अंदर, आज ट्रॉमा सेंटर्स की जरूरत है। आपके देहात और कस्बात में मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, और प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया इतना क्रूअल और इतना बदमाश माफिया है, आपको शायद कभी इसका आपको अंदाजा नहीं है। को आपको शहर के अंदर भी, एक जगह से लाहौर से अंदर भी दूसरी जगह ले जाने के लिए आपसे हजारों रुपए लेता है, और उस टाइम पे मजबूरी होती है, और मजबूरी से और भरपूर फायदा भी। और मुझे जब मेरी वालदा का मामला बना था तो मुझे अंदाजा उस वक्त हुआ कि पूरे लाहौर के अंदर जितने प्राइवेट और जितने फलाही लोग हैं, इनके पास वो एम्बुलेंस ही नहीं है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। इनको करने का काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाज आप भाई वो रॉकेट खरीदें जो हलाब से लेके मरीज को पहुंच जाएगा। मेरा पॉइंट ये है, मेरा इस पे नहीं है, जरूर एग्री करी। जब आप छोटे छोटे कामों से शुरू होंगे ना, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं इस पे बहस नहीं करता हूँ, मैंने भुगता हुआ है, नहीं आप इसलिए मैं बहस नहीं करता हूँ। नहीं, मैं बहुत, आप मुझे बताएं, लाहौर जैसे शहर में जो आपका सूबाई दारुल हुकूमत भी है, अगर मुझे एम्बुलेंस नहीं मिली थी कि जिसमें ऑक्सीजन हो, आप बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं, आप इससे बड़ा दर्द कोई नहीं हो इसका सकता। एक और भी हल है, इसका ये भी हल है कि जो छोटे शहर हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर है, जिले हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है उनको भी आबाद किया जाए, ताकि पेशेंट को लाहौर शिफ्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, उनको मुकामी तौर पर इलाज मिल सके। ये एक और हल है, ताकि एम्बुलेंस होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, इसका भी ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन लोकल जो शहर है, मतलब डीजी खान, राजरपुर, चट्टा और सरगोदा, मियांवाली, अटक, जेलम, चकवाल, वहाँ भी जो ना हेल्थ सेंटर आबाद किए चाहिए, और अच्छे डॉक्टर, अच्छी चीजें होनी चाहिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए स्पेशली होनी चाहिए। क्या वहीं पे स्टंट डाले? जहाज और हेलीकॉप्टर जो है ये जरूरी है, जब सैलाब आए, जलजला आए, अल्लाह ना करे, कोई आफात आए, उस वक्त ये जरूरी होती है चीजें, ये होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो करने के काम है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि सरकारी एम्बुलेंस का दायरा कार सहूलियात डोर स्टेप पे मिल जाए, बिलाशुबा इसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। ये ग्रैंड ऑपरेशन माजी में भी बहुत ज्यादा हुए हैं, और इनके रिजल्ट क्या आते हैं वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कैसर खोखर साहब इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये इससे जो अब जो FIA को दिया गया, इससे पहले ये 1998 1999 में ये काम फौज को दिया गया था, फौज ने बिजली चोरों को पकड़ा था, अब FIA पकड़ेगी। तो लेस्को खुद कहाँ गया? लेस्को की अपनी जो चोरों को पकड़ने वाली जो विजिलेंस टीमें हैं वो कहाँ गई? इसका अपना सिस्टम कहाँ गया? ये सिर्फ लोगों को ओवर कर सकता है, ओवर बिलिंग के अलावा कुछ नहीं इसको आता। कि ये बिजली चोर भी अगर लेस्को के FIA ने आकर पकड़ने हैं या फौज ने पकड़ने हैं, तो फिर FIA लेस्को की क्या कारकर्दगी है? नंबर एक। दूसरा, जो FIA है उससे तो अपना काम नहीं हो रहा। ये जो साइबर क्राइम देखें, ये जो सोशल मीडिया पर जो फुटेज लोड होती है वो देखें, उसके बाद जो देखें जाली वीजों का जो कारोबार होता है, FIA वो काम करेगा, वो भी FIA से हो रही है, और FIA चोरों बिजली का पकड़ेगा। ये तो एक तरह का लोगों के साथ मजाक है। इस तरह लेस्को का खुद कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए। लेस्को का अपना सिस्टम, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी निजाम जो है, जो चोरों को पकड़ने वाला, उसको विजिलेट करना चाहिए। और जो इतनी सैलरी लेते हैं वहां पर अगर नहीं काम कर रहे तो उनकी डाउनसाइजिंग करनी चाहिए, तो और नई टीमें भर्ती करनी चाहिए। ये असल में लेस्को की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बेहतर करने की, रीऑर्गेनाइज करने की लेस्को को जरूरत है, ना कि FIA को देने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा आमिर भाई। देखिए, अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि FIA को दे दिया गया, लेकिन जो कैसर साहब कह रहे थे कि लेस्को खुद कहाँ है, तो मुन्नू भाई ने बड़ा अच्छा लिखा था कि चोरां डाकुओं को चोरां डाकुओं का पता की पुछदे हो जेरे खुद चोर ये सारी चोरी करवाता लेस्को है, खुद करवाता। ये लेस्को के बगैर मुझे बताएं कौन शख्स है जो खंबे पे चढ़ के कुंडा लगा सकता है? पॉसिबल नहीं। मुझे बताएं, मैं अपने घर का वो शूज होता है वो बदल नहीं सकता हूँ, हाँ। कोई शहरी नहीं कर सकता। और आपके मीटर रीडर जगह जगह घूम के तस्वीरें बना रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कहाँ पे हो रहा है। मैंने एक बारहा जिक्र किया कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसके साथ एक कच्ची वादी है, वहाँ एक चौधरी है
जिसने कच्ची आबादी वालों को सारों को अपने घर से लाइनें दी हुई हैं। मुझे बताएं क्या वो आपका लेस्को का वो जो आता है मीटर रीडर उसको नजर नहीं आता है किसने लाइनें दी हुई है चौधरी ने? क्या आप जितनी फैक्ट्रीज हैं और ये कोई छुपा हुआ अमल भी नहीं है, जितनी फैक्ट्रीज हैं क्या वहां पे जो बिजली चोरी होती है वो आपके अमले के बगैर हो रही है? तो लेस्को ही तो चोर है। लेस्को ही को तो प्राइवेटाइज करना चाहिए, लेस्को ही को तो किसी प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए। सरकार सिर्फ इसको बिजली बेचे, इसको 2 लाख की बिजली दी, लेट से 2 लाख की बिजली दी, 2 लाख इससे ले ले, ये खुद ब खुद सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये खुद का निजाम बनेगा। सारा फ्रॉड इसमें है कि लेस्को चेयरमैन की जो तनख्वाह है यानी हल एक सिर्फ वो 65 लाख रुपया महीना है, यानी वो 2.25 लाख रुपया रोजाना का ले रहा है। किस बात का? बिजली चोरी कराने का। किस बात का ले रहा है? बिजली चोरी कराने का। और आप FIA छोड़े, आप फौज की बात कर रहे हैं। मैंने एक दफा पहले भी ये वाकया इसी प्रोग्राम में सुनाया था कि हमारे अंदरून शहर में वो एक दूध दही की दुकान वाले थे, वो आगे मेरे वाले साहब के पास, उन्हें ये उसी बात 97-98 की जब आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी वो जो लेता था मुझसे पैसे लेता था बिजली चोरी कराने के, अब उसने कहा जी रेट डबल हो गया क्योंकि असी फौज का भी हिस्सा कटना। हालांकि फौज हिस्सा नहीं ले रही होगी, लेकिन उन्होंने डरा कर अब FIA को दिखाकर यही लेस्को के लोग, क्या FIA के लोग खंभों पे चढ़ेंगे? इनका निजाम बड़ा मुनज़्ज़म है, इन्होंने अपना आप लाहौर के देहात में चले जाए, कौन बंदा है जो मीटर पे बिजली चला रहा है? ऐसे ही है, डायरेक्ट ये सिर्फ शहरों में है। हम लोग हैं सफेद पोश लोग हैं जो आपको बिल दे रहे हैं, ना आपका अमीर बिल दे रहा है जिनकी फैक्ट्री है वो चोरी कर रहे हैं, ना आपका गरीब बिल दे रहा है जो देहात है के लोग हैं वो डायरेक्ट तारे लगाते हैं, शाम को लगाते हैं, सुबह को उतार लेते हैं। सारा बस हमारे ऊपर निकल रहा है, सारा जो है बिजली चोर भी हम बने, लोड शेडिंग भी हम करें और ज्यादा ये बहुत अच्छा हुआ है। ये अब ये क्योंकि FIA मोहसिन नकवी के अंडर आ गई है और उन्होंने निगरान हुकूमत में काम करके दिखाया था। मेरा ख्याल है कि FIA के लोग पकड़ लेंगे बड़े बिजली चोरों को। चले घर घर हाथ पे तो भी उन पे डालना चाहिए, आमिर भाई हाथ भी उन पे डालना चाहिए, आगाज भी वहां से करेंगे जो बड़े बिजली चोर नहीं, सब पे करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? मैं बिल देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बड़े बिजली चोर हमेशा बच जाते हैं। हाँ, बड़े बच जाते हैं, हमेशा बच जाते हैं। ये पता है कि कार्रवाई डालते हैं, पैसे बड़े दे देते हैं। जैसे आजकल पुलिस कार्रवाई डाल रही है। ये जी हमने पतंगबाज पकड़ लिया है, इसमें 100 पतंगे, 2 गुड़ियां, 2 डोरे, ये पकड़ के SHO साथ बैठता है, उसको चोर मुजरम बनाते हैं। और लाहौर में स्ट्रीट क्राइम का हाल ये है कि कराची से भी आगे निकल गया। सही कहा आपने, वाकई आप गुड्डी डोर और हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। वक्त हमारे पास कम है, इसलिए हम जो बिजली चोरी के हवाले से खबर डिस्कस कर रहे थे उसमें मुझे अब एक सजेशन चाहिए। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया है, क्या सजेस्ट करेंगे इस ग्रैंड ऑपरेशन? ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है ये बिजली चोरों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वापडा के जो लेस्को के जो करप्ट मुलाजमीन है जो ये चोरी कराते हैं, पहले उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, पहले उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, बिजली चोरों की तरफ बाद में जाया जाए। ठीक है, खोकर साहब ने ये सजेस्ट किया। आमिर देखिए, AMI सिस्टम जो है ये लगाना चाहिए। एडवांस मीटरिंग सिस्टम जब तक नहीं लगेगा, मुझे पता है कि मैंने कितने यूनिट इस्तेमाल कर लिए कितने नहीं। और दूसरा, जैसे दुनिया भर में अब चला गया सिस्टम, वो बकायदा बिल पे नहीं करते। जैसे आप जैज़ का और जोंग का वो करवाते हैं ना, लोड करवाते हैं, इसी तरह से बिजली के पैसे लोड होते हैं। आप अपने मोबाइल से इसको करा सकते हैं। जब तक ये आप सिस्टम नहीं लेके आएंगे, आप इन मीटर रीडर्स के चक्कर में रहेंगे। और एडवांस मीटरिंग सिस्टम लाना पड़ेगा आपको। अमेरिका, बरतानिया, सब जगह पर मौजूद है, सिस्टम मौजूद है। चाइना में तो फिर ये सारा कुछ कैसे चाइना में मौजूद है, इसको लेके आए। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि FIA जो है, जो लेस्को के मुलाजमीन है और लेस्को का जो चेयरमैन है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। पहले उधर ऑपरेशन करें, उसके बाद फील्ड में आके ऑपरेशन करें, तभी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको मिलाएंगे हमारी आज की बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। कुछ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना नाम बनाती हैं, बाहिम्मत ख़वातीन होती हैं। वैसे भी मार्च के महीने में तो वुमेंस डे मनाया गया, तो हम उन बाहिम्मत ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं जो खुद अपनी मिसाल आप होती हैं, जो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, अपना एक नाम बनाती हैं, उसके साथ साथ लोगों की खिदमत का काम जो है वो भी जारी रखती है। हमारी आज के मेहमान भी माशाल्लाह से कुछ इस तरह से ही हैं। एक लंबे अरसे से बहुत कामयाब तरीके से अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। आप सब लोग जानते भी हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। एक बड़ा नाम है जी ब्यूटी इंडस्ट्री में। मुसरत मिसबा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्योंकि मार्च का महीना वुमेंस डे भी था, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम कहते हैं बहुत सारा ज़माना बदल गया, ट्रेंड बदल गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी ख़वातीन के लिए मुश्किलात हैं। अग्री करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। जब तक मुल्क से जहालत नहीं जाएगी, जब तक ख़वातीन को तालीम का ज़ेवर नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक ये जो परेशानियां हैं, इश्यूज़ हैं, वो इसी तरह रहेंगे। उनको ख़त्म करने के लिए अगर तालीम नहीं दी जा रही, मिसाल के तौर पे वो इस उम्र के हिस्से में जहाँ पे तालीम अब नहीं हासिल कर सकती, तो फिर उनके बच्चों के लिए तालीम ज़रूरी होती है, और स्पेशली औरतों के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए, जहाँ पे ऐसा ख़ानदान, ऐसा माशरा जहाँ पे जेंडर बायसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मर्दों को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती है, बेटों की पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दी जाती है, बेटों की तरबियत जो है वो ख़ुद ब खुद हो जाएगी क्योंकि वो मर्द है, लेकिन बेटियां जो हैं उनको एक कूज़े के अंदर रखा जाता है कि उससे बाहर निकलना ख़तरनाक है, उससे बाहर निकलोगी तो बुरा है। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि हमारी आज की औरत जो है वो बाइख्तियार हो, ख़ुद मुख्तार हो, बाएतमाद हो। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपसे आपकी कामयाबी की स्टोरी को जानना चाहूँगी। स्टार्ट कैसे किया? क्योंकि अब जो कंपटीशन बढ़ गया है ना, तो मैं आपसे स्टोरी इसलिए जानना चाहती हूँ कि हर बंदे को मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। जब हमारे सामने एक बड़ा नाम आता है, हम कहते हैं भाई इनको क्या ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन हर किसी की एक स्ट्रगल होती है। तो आपने जब स्टार्ट किया तो डिफ़िकल्टीज थी? बिल्कुल थी। मैं जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया, एक तो मैं बहुत छोटी थी, फिर मैं आई वॉज़ अ सिंगल पेरेंट, और बस ये मेरे लिए बहुत आसानी थी कि मेरे वालिदैन और एक ऐसा घराना जहाँ पे सपोर्ट थी, उसकी वजह से मुझे ये आसानी थी कि मुझे कोई माशी प्रॉब्लम्स नहीं हुए। लेकिन बीइंग इन अ फील्ड जो कि ब्यूटी का फील्ड था, ठीक है, जहाँ पे ख़वातीन को ब्यूटी के फील्ड में होने की वजह से दे वर लुक डाउन अपॉन, यू नो, कि कोई शैतान है, कोई चालाक औरत है, तभी तो ये मेकअप करके कहीं जा रही है। तो वो कॉन्सेप्ट जो था वो बदलना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। अब तो ये एक इंडस्ट्री है। इस वक्त डेपिलेक्स के 80 सैलॉन्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और ऐसी ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पे आपने शायद नाम भी ना सुना हो, ठीक है, यानी कि मेहमत एजेंसी के अंदर या और छोटी जगहों के ऊपर। तो वो वैसे छोटी जगह नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा, आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? किस तरह अपना बिजनेस पूरा आपने रन किया? और अकेली थी या आपके साथ फैमिली में कोई या कोई पार्टनर साथ थे, या आपने अकेली? मैं बिल्कुल अकेली इस तरह से थी कि जब मैं वापस अपने घर आई अपने बच्चों के साथ, तो मेरे वालिद ने, क्योंकि हम बहुत सारी माशाल्लाह से बहनें थी, आई वॉज द एल्डेस्ट, उनका जब तक मेरी बेटियां पढ़ेंगी नहीं, जब तक इनकी शादियां नहीं होंगी। उस ज़माने में जल्दी शादी हो गई थी, मैं यू नो बकरी बन गई कुर्बानी का। लेकिन ये था कि उस वक्त मैंने लर्न किया, और मैंने ये लर्न किया कि अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप अपने पाँव पे खड़ा होने चाहते हैं, तो पहले तालीम मुकम्मल करिए, और जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। जब वो आगाही हो तो उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके मुल्क के कानून जो हैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप उनका सहारा लेके बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। उसके बावजूद भी एक ऐसा माशरा जहाँ पे ख़वातीन को मुश्किलात होती थी, जब ऑफिस में जाएँ कोई प्रॉब्लम के साथ, तो आपके साथ अच्छे कमेंट्स ना मिलें, आपके बारे में एक राय कायम उन्होंने पहले से की। ऑब्वियसली जब घर से बाहर खातून ने निकलना है तो फिर डिफरेंट तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है, तो उसमें फिर मुश्किल होती थी। उसके अंदर फिर एक बात मैंने हमेशा अपने जहन में बिठा ली, और मैं बच्चियों को भी यही कहती हूँ कि आपके जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है। आप 100 मर्दों के बीच में खड़े हों और किसी की मजाल ना हो कि वो आपकी तरफ गलत नज़र से, बुरी नज़र से, या कोई ऐसा कमेंट दें जो आपके लिए डिमीनिंग हो, ठीक है, उसके लिए वो जो मजबूती होती है वो उस वक्त ही आती है जब आप ख़ुद मजबूत हों। और एक औरत उस वक्त मजबूत होती है जब वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभाती है, और उसके बाद फिर अपने हक़ के लिए खड़ी होती है। फिर उसका
अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी बजा है। बिल्कुल। आप काम कुछ ना करें। कभी ज़िंदगी में ऐसा मरहला आया कि लगा कि बस अब मैं थक गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती? नहीं नहीं नहीं, जहाँ थक गई वहाँ पर वो एक ऐसा गदला पानी होता है जो गंदा ही हो जाता है। चलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आपने सोचा है वैसे ही पूरा हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला से बढ़ के तो कोई ज़ात नहीं है। लाजमी अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ वो सोचा एक होता है। चीज़ बड़ी बनाई। हर फील्ड में तनकीद करने वाले बड़े होते हैं, हर फील्ड में आपको एक दौड़ लगानी पड़ती है, आगे निकलना पड़ता है। कैसे तनकीद का सामना कैसे किया? एक होती है तनकीद बराए तनकीद, और एक तनकीद होती है जो कंस्ट्रक्टिव होती है। हाँ, इस्लाह होती है। हाँ, जिसके अंदर वो उसको ज़रूर लेना चाहिए, उसको ओपन माइंड और ओपन दिल के साथ लेना चाहिए। आपके अंदर शऊर बेदार होता है, आपके अंदर आगे बढ़ने की बेहतरी आती है। एंड एवरी सेट ऑफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ प्रिपेयर्स यू फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो क्यों नहीं अच्छा हुआ, कहाँ पे आपसे कोताही हुई और कहाँ पे लोगों ने ज़्यादती की, अगले के लिए तैयार हो जाइए। मजाल है जो कोई आपको कुछ कह सकेगा। तो ये चीज़ जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपने अल्लाह पे एतकाद और उसकी मजबूती, आपको अपने मज़हब के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए कि एक औरत को आपके मज़हब ने, यानी हमारे इस्लाम ने एक औरत के लिए क्या क्या जो है आसानियाँ दी हैं और उसका क्या मुकाम दिया है। ठीक है, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, जायदाद, बच्चियाँ, शादियाँ, इन सब चीज़ों की इजाज़तें हैं। ठीक है, उसको जानो तो सही और फिर उसके बारे में बात करना भी सीखो। जो मेरी जली हुई बच्चियाँ होती हैं स्माइल अगेन फाउंडेशन की, उनको तेज़ाब से जला दिया जाता है या मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास वो नॉलेज नहीं होती है, या वो जिस बैकग्राउंड से हैं वहाँ पे वो उनको इजाज़त नहीं है। अब अगर वो अपनी आवाज़ उठाती हैं, अगर उसकी बेटियां हो रही हैं तो ये उसका कसूर नहीं है। उसको जलाने की जगह आप उसको उसके घर भेज दें। आप उसके साथ ये सलूक करके ये बताने की कोशिश करें, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम जो है ना मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम किसी की नहीं होगी। ये प्रोगेटिव आपका नहीं है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि तालीम जो है वो आपको बेशक डिग्री देता है, लेकिन शऊर जो है वो हमेशा तरबियत से होती है। बिल्कुल सही। और वो तरबियत कहाँ से मिलती है? माँ बाप से, घर से मिलती है। तो वो माएँ जो अपने बच्चों को, बेटों को ये बताती हैं कि रिश्तों का एहतराम करना, बड़े छोटे से प्यार करना, गुनाह सवाब का फ़र्क उनको पता हो, तभी तो मज़ा आता है ना। तभी तो वो दूसरों को और औरतों को ख़ास तौर पे, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों के साथ वो सलूक करते हैं जो उनको आगे बढ़ने में बेहतर करते हैं। उनके साथ अच्छा सलूक करो तो वो आपके लिए, आपके घर के लिए एक ऐसा दिया है रोशनी का जो कि यकीनन आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सही। देखने वाली ख़वातीन को मैसेज क्या देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन तालीम हासिल करके घरों में बैठ जाती हैं, उस तरह से आगे कुछ नहीं करती, फील्ड में नहीं जाती हैं। सो उन ख़वातीन के लिए क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज उन ख़वातीन के लिए हमेशा से एक ही होता है, तालीम हो चाहे हुनर हो, उसको आगे देना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसा महीना है रमज़ान का जिसमें आप नेकी दें तो 10,000 गुना ज़्यादा मिलेंगी, गलती करेंगी तो उसके भी आपको उतने नंबर कटेंगे आपके। सो प्लीज़ अपनी तालीम को ज़ाया मत करें। अगर आप कोई इजाज़त नहीं है घर से बाहर निकलने की, तो आप अपने घर के अंदर बैठ के ही उन बच्चियों को तालीम दीजिए, उन बच्चियों को वो हुनर दीजिए जो आपको आता है, जो आपके इर्द गिर्द हैं। कुरान को पढ़ें, समझें और उसको आगे बढ़ाइए। हम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता है, समझता है और पढ़ाता है। मुझे ये बताइएगा, जब आपने खुद इतनी स्ट्रगल की तो क्या प्लान इसके दौरान किया कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा? क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है कि जब आप अपने स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं तो आप साथ साथ ये भी प्लान कर रहे होते हैं कि अब आपने अपने बच्चों के लिए क्या करना है। जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनके पास टाइम कम होता है। ठीक है, और जिस टाइम पर वो अपने बच्चों के साथ बैठती है उस वक्त वो थकी हारी होती है। वो बच्चों के सवालों के जवाब सही से नहीं देती हैं। उनको टेबलेट पकड़ा दिया, वो उधर खेल रही हैं, या किताब या मूवी लगा दी। दिस इज़ रॉन्ग।
क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बच्चों को मैं स्कूल खुद छोड़ने जाती थी, आधे घंटे का रन होता था। उस आधे घंटे के रन में बच्चे तो आधा सो ही रहे को, अम्मा प्लीज़, उस वक़्त मैं उनको आयात याद कराती थी। वापसी में चाहे आंधी बारिश तूफ़ान हो, मैं उनको वापस लेने जाती थी। ठीक है, उस वक़्त बड़ा पीक टाइम होता था मेरे काम को, दुल्हनें बनने आ रही होती थी। लेकिन उस वक्त मैं उनसे जब सवालात पूछती थी कि क्या किया दिन में, क्या हुआ, तो वो ऐसा वक्त मिलता था जो कि क्वालिटी टाइम होता था। बाउंडिंग आपकी बनती। हाँ, और इतनी प्यारी वो बाउंडिंग होती थी कि आपको मज़ा आता था उनसे सुन के। मुझे याद है मेरी बेटी को मैंने कहा, आपने कुछ सोचा बड़े होके क्या बनेगी? तो कहती है स्ट्रॉन्ग वुमन। तो मैंने सोचा मेरी बात कर रही है। हाँ, मैंने कहा मेरी तरह? कहती नहीं नहीं अम्मा। तो मैंने कहा अच्छा बेनज़ीर भुट्टो? कहती नो। मैंने कहा इंदिरा गांधी? कहती नो नो। तो मैंने कहा फिर कौन? कहती जिमनास्ट। उसके जहन में एक मजबूत औरत जो थी ना, वो जिमनास्टिक करती हुई थी। सो दिस एक्चुअली मुझे कुछ लर्न किया मैंने कि बच्चों की सोच के ऊपर अपनी सोच हावी ना करें। लेट देम ग्रो, लेट देम थिंक एंड अप्रिशिएट व्हाट दे डूइंग। मेरी भी ख्वाहिशात थी, मेरी बेटी भी डॉक्टर बनती क्योंकि मैं नहीं बन सकी, लेकिन वो मेरी तरह ब्यूटिशियन बन गई और मुझसे कहीं बेहतर काम कर रही है रिदा। सो मैं सोचती हूँ कि अगर वो डॉक्टर बनती तो फिर मैं अब तक तो पैक कर चुकी होती। तो अल्लाह ताला है सो मच बेटर इन स्टोर फॉर यू। तो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आज़ादी दीजिए सोचने की, समझने की। एक टाइम ऐसा घर में होना चाहिए जहाँ पे पूरा ख़ानदान साथ बैठ के आप उनसे सुने, समझें। सो जो इलेक्शन होता है ना, वो घर से शुरू हो जाता है। यू नो, वंस यू स्टार्ट टेलिंग देम व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ नॉट राइट, व्हाई इज़ इट नॉट रॉन्ग, ये तमाम सवालात अगर हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे बचपने से, तो उनकी सोच जो है वो कभी उनमें शऊर नहीं आएगा। बिल्कुल। और ये ख़वातीन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए होती है कि घर की जो बुनियाद होती है वो ख़वातीन ने रखनी होती है, बच्चों की तरबियत ख़वातीन ने करनी होती है। सो हम तालीम पे फोकस ज़रूर करते हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरबियत पर ही डिपेंड करती हैं। और हमारा आज के शो का मकसद भी यही था कि हम स्पेशली ख़वातीन की स्ट्रगल पे बात करें, कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हैं इस पर बात करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अब हम जो अपने मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं, मैं अक्सर कहती होती हूँ अल्लाह ताला ने कुछ लोगों में बड़ी स्पेशल सलाहियत रखी होती है और हर किसी में ही रखी होती है, हमने बस उसको निखारना होता है। तो हमारे आर्टिस्ट हजरात जो हैं वो अपनी उंगलियों का कमाल इस तरह से दिखाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो उन्हें सलाहियत दी उसमें निखार ज़बरदस्त तरीके से लेकर आते हैं और सबको हैरान कर देते हैं। आज के हमारे मेहमान कैलीग्राफर हैं मुनीब अली हसनैन, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कैसे कैलीग्राफी स्टार्ट की, स्टार्ट कहाँ से लिया? क्योंकि हमारे नौजवान कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, टैलेंट भी है, कुछ लोग स्टार्ट लेने से डरते हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया? स्टार्ट जो था वो मेरा बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाला सीन था कि स्टार्टिंग में एज एन पोर्ट्रेट बहुत पसंद था जब फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया। बट लेकिन एक दिन सिर्फ अपने एक टीचर को, आरिफ खान मेरे उस्ताद हैं, तो उनको मैंने देखा लिखते हुए और बेसिकली वो लिख रहे थे कुछ आयत और जिस तरह से वो कलम चल रही थी और डिफरेंट इंक्स को उन्होंने मिलाकर लिख रहे थे, तो वो जो एक फ़्लो था और वो जो स्टार्ट था शायद वो, और उस कलम को लिखते हुए एक आवाज़ आती है जिसको हम कहते हैं सरीरे खामा। तो उस सरीरे खामा ने मेरे लिए शायद वो एक नया दरवाज़ा खोला और वो उसने मुझे इतना फैसिनेट किया कि मैंने उस दिन से लाइक 2009 से ऑनवर्ड। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा, वो कुछ कहते हैं ना सुनहरी असूल, क्या हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होना ज़रूरी है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा मानना ये है कि आपकी अगर ड्राइंग अच्छी है तो आपकी राइटिंग अच्छी है, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। मतलब मेरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी। इसके लिए किसी तरह का, मेरा मानना
इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आपको बैकग्राउंड अगर आपका ऐसा नहीं भी है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपकी वो चीज़ फोकस किन पॉइंट्स पे करनी पड़ती है? अगर आप कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं, पेंटिंग करना चाह रहे हैं, जो भी आपका शौक है, किस पे फोकस करना चाहिए? किस पे फोकस? मेरे ख्याल से सिर्फ मेहनत पे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जब एक चीज़ ठान लेते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो हो जाती है। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसको समझना, इसको गौर से देखना, बनाने वाले किस तरह कर लेते हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। बनाने वाले, मेरे ख्याल से इसमें फिर ब्लेसिंग है हाँ, कि वो अल्लाह ने कहीं ना कहीं आपको वो जो एक सोच दी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको किस तरह से, जैसे आपने इंट्रो में बोला कि वो अल्लाह ने जब आपको एक चीज़, टैलेंट तो सबको दिया है, आपने उसको किस तरह से देखना है, ये भी एक ब्लेसिंग है वो अल्लाह की तरफ से। अच्छा मुझे बताएं स्टार्ट कहाँ से करते हैं? किस तरह से एक अगर आप कैलीग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, कितने दिनों में मुकम्मल होती है? फिर कलर्स का इंतखाब के इसके अंदर ये कलर्स होने चाहिए, कैसे सारा प्लान करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि जब आपका अपना एक स्टाइल डेवलप हो जाता है, और तो आपको पता होता है कि आपने आपकी एक सर्टन कलर पैलेट है, आपने उसी के अकॉर्डिंगली चलना है, वो डिसाइड हो जाती है। एंड देन उसके बाद मेरे लिए ऐसा है कि मैं अपना ही पुराना काम सारा निकालता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने ये जो सारा काम बनाया है, अब मुझे इनको छोड़ के एक और नया क्या पीस करना बनाना है? है। तो वो समटाइम्स आप पिछले 4 कामों को मिला के भी एक काम बना रहे होते हैं, समटाइम्स आप उसी में से कुछ क्रॉप करके एक इमेज बना रहे हो, तो वो आपके लिए एक नई पेंटिंग बनना शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से आपने उसको डिवाइड करना है और आगे एक नई अब कंपोजिशन में जो लेकर लोग आना है। स्टार्ट भी करना चाहते हैं वो कहते हैं बड़ा मुश्किल ये शौक है, और मुश्किल और साथ महंगा तरीन है, आपको बड़े महंगे कलर्स और ये चीज़ें, क्या वाकई ऐसा है? महंगाई तो अब जिस तरह से है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर हम आगे इसको एज ए बिजनेस लेके चलें तो सपोर्ट करते हैं आपको? यस, बहुत ज़्यादा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत मिडिल क्लास था, जहाँ पर एज एन चलना कि इस पॉइंट ऑफ व्यू आना कि हाँ एक घर से एक बंदा जो है ना वो आर्टिस्ट बने निकल गया है, और वो सारी चीज़ें उसके बाद चलना, तो वो देखना कि अच्छा अब सरवाइव कैसे करना है। वो स्टार्टिंग का सरवाइव काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जब आपकी मेहनत, अल्लाह मियाँ आपको ये ज़रूर देख रहा है कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, सिला लाजमी मिलता है। तो उसके बाद जब आप, और मुझे ऐसे लगता है कि अब आपके पास ना, पहले आपको होता था कि अच्छा जी कुछ ऐसे आपके इवेंट्स होने चाहिए जहाँ पे आपका काम डिस्प्ले किया जाए। अब तो सोशल मीडिया ने इतना मार्जिन दे दिया है। सोशल मीडिया, हमारे टाइम पे ये था हम गैलरीज के चक्कर लगाते थे, प्लीज़ हमारा काम देख लें, हमारा काम देख लें। अब ये है कि सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो दूसरे दिन गैलरी जो है वो आपको खुद कांटेक्ट करिए कि आपका हमें ये काम चाहिए है, हमें ये एग्जीबिशंस हैं, इसमें पार्टिसिपेशन चाहिए है। अब तो बच्चों के लिए, नए लोगों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो शायद हमारे टाइम के उस तरह से नहीं थी। हमारे टाइम पे थी, लेकिन जो आजकल के अगर कंपैरिजन किया जाए तो अब तो बहुत ज़्यादा बच्चों के अच्छा आजकल क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पे आपका काम डिस्प्ले हो रहा होता है, लोग कॉपी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुछ ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए बड़ा बड़ा चैलेंज हो जाता होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही सिर्फ इस चीज़ का है कि वही अगेन अल्लाह मियाँ ने एक आपको सलाहियत दी, हमने वो सारी चीज़ें निकाल के अपना एक साइड डेवलप किया, लेकिन वो लोग जो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, वो फिर शॉर्टकट में ही रह जाते हैं। कॉपी किया, और वो एक कॉपी किया हुआ काम जो वो कितनी देर तक चला सकते हैं। लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, जब मैं देखता हूँ कि 10 लोगों ने मेरा काम कॉपी किया है और वो बनाई जा रहे हैं, और प्राइस का तो ओबियसली वो इसी बेसिस के ऊपर आपको कॉपी और ओरिजिनल का फ़र्क आता है। लेकिन मेरे लिए, जो मेरे टीचर्स ने मुझे एक अच्छी बात सिखाई, वो ये थी कि भाई अगर वो कर रहे हैं ना, तो तुम तो आर्टिस्ट हो और तुम ओरिजिनल आर्टिस्ट हो, तुम इससे आगे चलोगे। तो मेरे लिए वो एक पुश था कि हाँ मैंने अपने मीडियम को चेंज कर दिया, मैंने अपने मटेरियल्स को चेंज कर दिया, मैंने उसके आगे फर्दर किस तरह से सोचना है वो स्टार्ट कर दिया। तो अब वो लोग जो एक चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कॉपी करने, वो वहीं के रह गए, मेरे लिए और डायमेंशंस खुल गई। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कह रहा होता हूँ कि भाई कुछ नया अपना, बस
आप उसके बाद लगे रहो, शुरू हो जाओ, उसके बाद ख़त्म हो जाओगे आप। मतलब आप लाइक सिखा भी रहे हैं। टैलेंट कैसा देखते हैं पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इतना है कि अगर प्रॉपर हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ना बच्चों को, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से आगे बहुत से लोग, जैसे मेरे जो टीचर्स हैं वो सब पूरे दुनिया में इस वक्त जो है वो चल रहे हैं और उनका काम डिस्प्ले होता है इंटरनेशनली। तो हमारे अभी भी बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास इतना टैलेंट है कि वो आगे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें नाम ले सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मेरा एक ही है, वो है मेहनत। जो चीज़ सोची है वो आपने खुद करनी है। उसमें ये नहीं सोचना है कि हाँ मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, क्योंकि इसका स्कोप है और इसका स्कोप नहीं है। स्कोप आप इंसान खुद बनाता है अपनी मेहनत से। बिल्कुल। और अगर आप मेहनत और लगन करें, फील्ड चाहे कोई भी है, आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। सम टाइम आपको रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिल जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आप मेहनत करें तो आपको मेहनत का समझ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।